हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग पर्यावरण और विज्ञान का महामैराथन देखेंगे, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और ये सक्षमता 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो सक्षमता 1 और 2 में पूछा गया है। और कुछ नया प्रश्न भी है जो पूछा जा सकता है। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख रहे हैं जितना उतना लाइक और कमेंट आ नहीं रहा है, लेकिन बहुत लोगों का लाइक और कमेंट आ रहा है, आप पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, तो मुझे उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय ज़्यादा हम लोग व्यर्थ नहीं करेंगे। प्रत्येक दिन 24 घंटा में से कम 1 घंटा समय निकालिए और 120 प्लस अंक पाइए। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो जो हम लोगों का वायुमंडल एटमॉस्फेयर, इसमें सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो 78% नाइट्रोजन है। क्या है? 78% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज वैल्यू है 21%, जो कि 20.9% है, लेकिन अप्रॉक्स में हम लोग 21 राउंड फिगर में मान लेते हैं। बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 0.03%। ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। एक बार फिर से देख लीजिए, सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑक्सीजन 21%। ठीक है। बात की जाए कि ये ऑक्सीजन हम लोग श्वसन की क्रिया में इनहेल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन श्वसन के दौरान वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं। जितने भी सजीव वस्तु हैं सभी ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन के दौरान हम लोगों के शरीर में लिया गया नाइट्रोजन का कोई कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल है। तो देखिए, जो शरद ऋतु में फसल लगाई जाती है वो रबी की फसल कहलाती है। जैसे गेहूँ अभी लग रहा है ना, सरसों, मटर, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है। यानी रबी की फसल की खेती अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, अप्रैल या मई, अप्रैल तक चलता है। ये बोआता है अक्टूबर टू नवंबर और कटाता है अप्रैल मई में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं, ये तो सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि है और ये सबसे बड़ी नहीं। मानव शरीर का सबसे ग्रंथि नहीं, यहाँ सबसे छोटी, क्या कर लीजिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये एसटीएच हार्मोन का उत्सर्जन करता है। आरबीसी का जीवन काल होता है। तो देखिए, रेड ब्लड कॉर्पिकल्स यानी रेड ब्लड सेल्स भी आप कहते हैं, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। और इसका रंग लाल क्यों होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, ये यहाँ भी प्रश्न पूछता है। रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। देखिए, ये पीएच स्केल को थोड़ा समझ लें। 7 और ये 7 से कम यानी 6, 5, और ये 7 से अधिक यानी 8, 7 पॉइंट समथिंग, 7 से अधिक, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जो 7 से अधिक होंगे, 7 से जो कम होंगे वो अम्लीय प्रवृत्ति के पदार्थ होंगे, और जो 7 होगा वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन, ना अम्लीय ना क्षारीय।
जल का पीएच मान होता है 7। जल और नमक का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। इसलिए जल भी उदासीन और नमक यानी NaCl भी उदासीन। साधारण नमक का ये रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु है। देखिए धातु तो विद्युत के सुचालक होते ही हैं, लेकिन सबसे अच्छा जिसका प्रतिरोध कम हो तो वह है चांदी Ag। चांदी, इसका ये सिंबल है Ag। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी। और सुचालक का मतलब होता है कि जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। साथ ही साथ एक ऐसा अधातु है ग्रेफाइट जो विद्युत के सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक। ठीक है। ऐसे जनरली जो अधातुएं होती हैं, अधातु, वो विद्युत के कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है और यह अधातु है। जो आप पेंसिल लिखते हैं ना, कालिख जो पोंछता है पेंसिल का लीड, वही ग्रेफाइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर दुश्मनों से बचने के लिए अपना रंग बदलता है? तो कहा, हम लोग कहते हैं ना गांव में कि गिरगिट खन ये रंग बदल रहा है, तो इससे आंसर उत्तर मिल जाएगा हम लोगों को गिरगिट। गिरगिट जो होता है ना अपना रंग बदल लेता है, ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए कि इसे कोई ना मारे ना खाए। यहाँ छिपकली से आप एक प्रश्न जान लीजिए। शरद ऋतु चल रहा है तो ठंडी का मौसम, ये जाड़े के दिनों में निद्रा अवस्था में चली जाती है, निद्रा में। ठीक है, ये सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके लिए? सीटेट। और ये जो मैं पर्यावरण और विज्ञान का मैराथन करा रहा हूँ, ये सीटेट दिसंबर 2024 और सक्षमता 3 के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है। अन्य एग्ज़ाम के लिए भी पर्यावरण से इसमें से प्रश्न लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, और हाँ बीच में एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग 3000 2 दिन में 3000 3 के 5 के लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन लाइक जो आ रहा है 100 से 150 200 आ रहा है। क्या आप लोग लाइक कर देंगे तो आपका MB कम हो जाएगा क्या मोबाइल का? आप जितना लाइक करते हैं ना, मेरा मनोबल उतना बढ़ता है और मैं चाहता हूं कि और अच्छे से कंटेंट दूं, ताकि अगर 20 प्रश्न दूं तो उसमें से कम 10 लड़ जाए एक ही सेट से। केवल लाइक देखता हूं मैं कि कितना आ रहा है, नहीं लाइक आता है तो थोड़ा सा मैं भी मन ढील देता हूं। हाँ, मैं कोई PDF नहीं देता हूं। अगर आपको कुछ विशेष एग्ज़ाम की तैयारी अगर करनी है, कैसे एग्ज़ाम निकाला जाता है, कैसे पढ़ना है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको जानकारी दे दूँगा। यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सर्वाहारी जानवर है जो मांस भी खाता हो और साग सब्जी भी खाता हो? तो ये तो हो जाएगा आपका उत्तर कुत्ता, क्योंकि बकरी केवल शाकाहारी है, गाय भी शाकाहारी, और ये केवल मांसाहारी, और ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, तो ये कुत्ता हो जाएगा। मधुमक्खी का घर कहलाता है, तो मधुमक्खी के घर को हम लोग मधुमक्खी का छाता कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खी का छाता। एक छत्ता में केवल एक रानी मक्खी होती है, केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है, बाकी सिपाही मक्खी होते हैं। ये प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन क्या बनाता है? तो किसी वस्तु और पदार्थ को संसाधन उपयोगिता बनाता है। क्या बनाता है? उपयोगिता बनाता है कि वो कितने उपयोग के लायक है। तो संसाधन आप समझ रहे होंगे, जिसका प्रयोग करके हम लोग अपने कार्य को करते हैं, जो हमारे काम में आता है, वो संसाधन है सब। नेक्स्ट,
वे संसाधन जो शीघ्र नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाते हैं कहलाते हैं। जैसे हवा है, पानी है, ठीक है, ये नवीकृत संसाधन है, तो ये नवीकरणीय संसाधन के श्रेणी में आ जाते हैं, जो पुनः पूर्ति हो जाते हैं। और जब पुनः पूर्ति नहीं होते हैं वो अनवीकरणीय, जैसे कोयला, एक बार धातुएं एक बार समाप्त हो जाएंगे तो फिर उसको बनने में बहुत समय लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इंसान और भालू ये प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, आलू, अनाज, जहाँ आलू आ गया और दालें आ गई, अनाज आ गई, जई आ गई, ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित हो जाएंगे कि आलू है ना, तो आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। ये काफ़ी VBI प्रश्न है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु, तो जो अधातु जब पूछा जाएगा तो कहिएगा ब्रोमीन। क्या कहिएगा? ब्रोमीन कहिएगा। सोडियम जो है किरोसिन में डुबा के रखा जाता है क्योंकि काफ़ी असक्रिय होता है, स्वतंत्र छोड़ देने पे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। और सोडियम का संकेत होता है Na, पोटेशियम का K। धातुओं के भौतिक गुण हैं, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था, बिल्कुल सही। विद्युत और उष्मा के सुचालक, ये भी सही। चमकीला, ये भी सही। तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन नहीं कहा है, परावर्तन कहा है। तो ये प्रकाश के परावर्तन डायग्राम से समझ लीजिए। ये आपतित किरण, सूर्य से जो किरण आती है आपतित किरण, किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौटती है उसे परावर्तित किरण, और इस पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, पहला नियम। दूसरा, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो आपतन कोण है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण के बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया के बराबर, मान बराबर होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम, परावर्तन है, अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? तो कहिएगा 2। कैसे? देखिए यहाँ डायग्राम से समझ लीजिए। ये कोई कांच का ग्लास हो गया, ये प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, अभिलंब डाला तो ये इधर मुड़ गई, जाना था सीधा लेकिन ये किधर मुड़ गई? अभिलंब की ओर। फिर अभिलंब डाला तो अभिलंब से ये दूर भाग गई, जाना था इधर, भाग गई दूर। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। इसी के कारण पानी में सिक्का जो है उठा हुआ प्रतीत, मछली अपने वास्तविक पोजीशन से उठे हुए प्रतीत, कांच में छड़ टूटा हुआ प्रतीत, वास्तविक गहराई का कम प्रतीत होना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसके भी 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। और परावर्तन के भी कितने नियम? 2 नियम। दर्पण कितने प्रकार का? तो दर्पण 2 प्रकार का, गोलीय दर्पण
और समतल दर्पण। ये आगे मैं बता दूंगा, इतना एडवांस नहीं जाएगा। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल और अवतल दर्पण। ये क्लास 10th के लिए है। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं क्लास शुरू करूंगा क्लास 10th का। मैथ, जीके, जीएस, सामाजिक विज्ञान, सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कि कौन सा प्रश्न एग्ज़ाम में आता है और आंसर आपको कैसे देना है बिना याद किए हुए। जी हाँ, कैसे आप आंसर सजा के लिखेंगे, कंटेंट को कैसे कम समय में तैयारी करेंगे। अगर आप शिक्षक हैं, आपके घर में या आस पड़ोस में कोई बच्चे हैं 10th का एग्ज़ाम देने के लिए 10th के, तो आप इस चैनल से उन्हें जोड़ दें। मैं बहुत जल्द उनके लिए मटेरियल तैयार कर रहा हूं ताकि उन्हें अच्छे अंक से सफलता दिलाऊं और अपने जो अंदर की खुशी होती है मैं उसे पाऊं। देखिए, मुझे आप लोगों से कोई फ़ी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी है। अगर पसंद आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, केवल देख लीजिए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए, विटामिन की खोज किया था फंक ने। विटामिन जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील बी और सी, बाकी ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी। क्या होती है? रतौंधी। बेरी बेरी, बेरी बेरी किसकी कमी से? तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से। सभी एक ही पार्ट में आपने देख लिया सभी प्रश्न को। कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है? तो हम लोग ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही ग्राही कहते हैं, और ये सर्वदाता रक्त समूह है। कौन सा रक्त सर्वग्राही कहलाता है? प्रश्न 1 हो गया, कमेंट में आप जवाब जरूर देंगे। गति के कितने समीकरण हैं? तो गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण v = u + at, ये क्लास 9th का फिजिक्स है, और 11th का। s = ut + ½ at², और 2as = v² - u²। ये तीनों समीकरण है गति का। एक जगह आप जी भी रख सकते हैं, स्मॉल जी। ठीक है, वो सब आगे की बात है, गुरुत्वाकर्षण में मैं पढ़ा दूंगा। ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में O3 ओजोन परत का सिंबल है। इसे मापने की इकाई है डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। अब ओजोन परत क्या करता है? तो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जो वायुयान होते हैं, वायुयान, ये समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बादल का गरजना, बारिश होना, आंधी तूफान, ये प्राकृतिक घटनाएं किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। निम्नलिखित में अदिश राशि है। जिस भौतिक राशि के पास परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश, और केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो अदिश। तो समय जो है ये अदिश है, बाकी सब सदिश है। समय का मात्रक एसआई मात्रक सेकंड, क्या हो जाएगा? सेकंड। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। अगला प्रश्न है, बल का सीजीएस मात्रक है, तो बल का सीजीएस मात्रक है डाइन। कैसे? तो देख लीजिए। बल F = ma, द्रव्यमान गुने त्वरण। 1 न्यूटन बराबर
ध्यान से देखिएगा, 1 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम, ठीक। और मीटर पर सेकंड, ये त्वरण का मीटर पर सेकंड हो जाएगा स्क्वायर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 3 × 2 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग डाइन बोलते हैं, डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो बल का CGS मात्रक होता है डाइन। आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? आवेश का SI मात्रक कूलाम। आंसर हो गया। अब यही बता दूं, विद्युत धारा का SI मात्रक, धारा का तो कहिएगा एम्पियर। विभव का SI मात्रक या विभवांतर का तो वोल्ट। प्रतिरोध का SI मात्रक तो ओम हो जाएगा। और ये आवेश का SI मात्रक। आवेश 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है तो किस में? ठोस में। और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। क्या होती है? शून्य, नहीं सुनाई देती है। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। मेंडल ने अनुवांशिकता का खोज, अनुवांशिकता का खोज मेंडल ने किया था। लुई पास्चर पास्चराइजेशन और रेबीज के टीके का। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज, कोशिका का। और फ्लेमिंग प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सा था जिसे फ्लेमिंग ने खोजा था? आप बताइएगा कमेंट में। विषाणु के कारण होने वाला रोग है तो ये है पोलियो। क्या है? पोलियो। अगला प्रश्न है, देखिए ये इसके बाद मैं जस्ट लाऊंगा सक्षमता परीक्षा 3 के लिए गणित का मैराथन, जो कि ज़बरदस्त ट्रिक से सक्षमता 1 और 2 के पूछे गए प्रश्नों के आधार पे होगा। तो आप इस सेशन को देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये सेशन जो आप देख रहे हैं इसे लाइक करें, आगे अपने शिक्षक साथियों के पास शेयर करें। आपका जितना लाइक, जितना प्यार मिलता है उतना मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं एक से बढ़कर एक प्रश्न आप लोगों के लिए लाता हूँ। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ इसी चैनल पे, स्टडी विथ राहुल 247 पे।